हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूट्यूब लर्नर। डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक दी है वहां से जो नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि लेक्चर में आपको हेल्पफुल रहेगी रेफर करने की। तो आइए चालू करते हैं। तो जैसे आप नोट्स में लिखेंगे जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि ये वीडियो में हम वो नहीं देखने वाले। तो आपको बेसिक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लाइक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कंसिडरेशन क्या होता है और ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होता है वगैरह वगैरह। आप उतना सब एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में हम ये टॉपिक पे आएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 पॉइंट दिए आप नोट्स में देखोगे। कौन से? सबसे पहला मेजॉरिटी। अब मैं आपको पूछूंगा कि मेजॉरिटी मतलब क्या है, तो आप में से बहुत से लोग बता देंगे सर लड़कों के लिए 21, लड़कियों के लिए 18। तो ये गलत है। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी बोल देंगे सर हम लोग बाहर में जाते हैं, हम लोग को 21 के नीचे घुसने नहीं देते। ये भी गलत। एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो एज फिक्स की है वो सारे लोगों के लिए एक है, दैट इज 18। तो 18 ये मेजॉरिटी की एज है। तो आप देखोगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट जो है वो मेजर है। तो जो भी एंटर करेगा कॉन्ट्रैक्ट में, ये एक सबसे एसेंशियल एलिमेंट की सबसे पहला वो 18 प्लस होना चाहिए। 18 के नीचे जो माइनर है उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए हो। अभी देखो आप नीचे नोट्स में देखेंगे अच्छे से, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट उसमें आप देखोगे एज ऑफ मेजॉरिटी। द इंडियन मेजॉरिटी एज इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से एज बनाई है 18 ईयर्स। अब आगे आगे हम जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये आप अंडरलाइन करके रख लीजिए, हो सकता है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे। जो इसका जजमेंट है और इसके अलावा जो उसमें सेक्शन नंबर दिया है वो एक बार इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिए। हो सकता है मोस्टली ये केस के बारे में आपको पूछे कि इसमें जजमेंट क्या हुआ था और क्या बताएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं बताया है, बस माइनर जो है जिसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो रहता है। इसका मतलब जो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर पहले एंटर कर रहा है और उसके बाद में अगर वो बोल रहा है 18 के बाद में कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करना चाहूँगा, तो ये चलता नहीं है। माइनर को कॉन्ट्रैक्ट एक बार पहले जो बनाया वो वॉइड के वॉइड होता है, उसको आगे जाके आप वॉइड एब उसको आगे जाके आप वापिस रेटिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या क्या दिया है इसके अंदर, नो रेटिफिकेशन और माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। बाकी बहुत छोटे मोटे इसके ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं। नो इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप में भी आप जानते ही होंगे कि माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर अनटिल अनलेस इट्स ओनली फॉर प्रॉफिट्स, यानी सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए माइनर पार्टनर बन सकता है, लॉसेस में आप माइनर को क्लेम नहीं कर सकते। तो अब आगे बढ़ेंगे क्या आता है, साउंड माइंड मतलब क्या? सीधे साधे अक्षरों में पागल। जो इंसान पागल होता है वो साउंड माइंड नहीं होता है। साउंड माइंड मतलब जो पागल नहीं है, मतलब हम सब लोग, और पागल मतलब आप में से कुछ लोग। तो जैसे आप देखोगे पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जो मोस्टली पागल रहता है, और यूजुअली ऑफ साउंड माइंड जो पागल मतलब पागल नहीं रहता है कम टाइम, वो पीरियड में एंटर कर सकता है। अब इसको सीधे सिंपल अक्षरों में बताओ तो जो इंसान बहुत टाइम पागल रहता है और जब एक थोड़े से पीरियड के लिए पागल नहीं होता है, उस पीरियड को हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। और इसका ही रेसिप्रोकेट, जो इंसान बहुत टाइम पागल नहीं होता है, बस कुछ टाइम पागल होता है, तो वो जो कुछ टाइम पागल होता है वो पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इंसान मोस्टली पागल होता है और कुछ पीरियड में पागल नहीं होता है, उस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। और जो मोस्ट पीरियड में पागल नहीं होता है और मोस्ट पीरियड कम पीरियड के लिए पागल होता है, उस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये बात को ध्यान में रखना। ये आपके नोट्स में दिया है, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। उसके ही नीचे उसका रेसिप्रोकेट दिया है, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद है उसके नीचे सी पॉइंट देखोगे आप, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालीफाइड पर्सन। डिस्क्वालीफाइड पर्सन मतलब क्या? देखो बहुत से ऐसे लॉज है उसके अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप इंसॉल्वेंसी देखोगे, आप थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे इंसॉल्वेंसी क्या होता है। बेसिकली जो हम अब इसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दिवाला निकलना। अगर पर्सन का दिवाला निकल रहा है यानी वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दे रहा है,
तो एज पर एक्ट के हिसाब से कुछ एक पर्टिकुलर टर्म है, समझ लीजिए 5 इयर्स तक का, वो 5 इयर्स तक का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, यानी वो डिस्क्वालीफाइड है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक नया टर्म लाया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। आपको बुक में इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ खुद के सोर्स से। जो लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके प्यारे विजय माल्या जी, उसके अलावा नीरव मोदी जी, जो ये लोग पैसे का गफला करके बाहर भाग गए हैं, इनके ऊपर केस चल रहा है और ये कंट्री में नहीं है, बस गफला करके भाग गए, ऐसे लोग भी अपने कंट्री में एंट्री कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। उसके अलावा आप देखोगे एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब क्या, जिस कंट्री के साथ अपना वॉर चल रहा है, एग्जाम्पल अभी चाइना के साथ हमारा बहुत सारा थोड़ा प्रेशर वाला काम चल रहा है। इन केस कल को जाके अगर चाइना के साथ हमारी वॉर हो जाती है, और होपफुली चाइना हार ही जाएगा, पर वो बात की बात है, पर चाइना के साथ अगर समझो हमारी वॉर हो जा रही है, तो जब उस वॉर के पीरियड में हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर चाइना के साथ एंटर कर रहा है कोई भी ट्रेडर, तो वो इनवैलिड होगा, वॉइड होगा, ये डिस्क्वालीफाइड होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो 2 पॉइंट हो गए, एक क्या मेजर, सेकंड साउंड माइंड। अब उसके बाद में होता है फ्री कंसेंट। तो चलिए फ्री कंसेंट अब अपन चालू करते हैं। फ्री कंसेंट मतलब क्या, इसका मतलब अपने स्वेच्छा, अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप परमिशन दे रहे हो, उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। इसका मतलब कोई आपको जोर जबरदस्ती, धक्का मुक्की, मारा पीटी, गन वगैरह रख के अगर कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को बोल रहा है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं होता है। इसके भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जैसे अब अपन पहला टाइप ले रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे नोट्स के अंदर तो चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट में आप पहला टाइप देखोगे तो कोर्जन। कोर्जन मतलब क्या, मूवीज में देखते होगे आप, बंदा बैठा है, सर पे बंदूक, चल रहे साइन कर वरना तेरे को टपका दूंगा, ये जो आप देखोगे मूवी में, तो इसको जो बोलते हैं मतलब कोर्जन। इसका हिसाब से मतलब क्या होता है कि आपको कोई जोर जबरदस्ती आपके सर पे बंदूक रख के, या फिर आपको पकड़ा, जैसे मैंने किसी को पकड़ा, उसको भूत धोया और उसको बोला चलो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, तो ये भी कोर्जन हो जाएगा। इसका मतलब क्या, आप किसी को जबरदस्ती करके साइन नहीं करवा सकते। अगर ऐसा कोर्जन करके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो ये भी वॉइड है। अब कोर्जन में एक चीज ऐसी आएगी जिसमें आपको बिना फिजिकल के भी अगर वो हो रहा है, तो उसको फिजिकली बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ देखिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, ये चीज जो हो गई, इसको भी हम कोर्जन में काउंट करेंगे। भले ही इधर मारा पीटी कुछ नहीं है, कोई हाथापाई है, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं है, तो भी इसको हम कोर्जन में ही काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो चलिए सेकंड टॉपिक, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या, किसी को मेंटली अपने इसमें अपने बातों में बहला लेना, एक अपन सादी बातों में भाषा में बोलते हैं बाल्टी में उतार लेना मेंटली, उसके रहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर मैं किसी को, अगर जैसे मेरे ऊपर पास पावर है कि मैं किसी को मेंटली अपने वश में कर रहा हूँ और उससे फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को बोला हूँ, तो ये भी चलता नहीं है। इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आप लोगों में जो लड़कियाँ हैं उसके अंदर बॉयफ्रेंड्स, और जो भी बॉयफ्रेंड्स हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स, अब वो लोग क्या करते हैं, बाबू आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, प्लीज़ इतना कर दो ना, प्लीज़ ये कर दो ना, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले के मेंटल से खेल रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये नहीं चलता है, ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है और आप गुनहगार हो, ये मेरी बात ध्यान में रखना। सॉरी भावना में। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा होता है कि आप किसी के भी अगर माइंड के ऊपर अगर कंट्रोल करके उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है और इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो कोर्जन पहला टाइप, जहाँ हिंसा का प्रयोग हो रहा। अनड्यू इन्फ्लुएंस जहाँ हिंसा तो नहीं हो रही पर मेंटली आप सामने वाले को पूरा कैप्चर कर लो। थर्ड चीज बोले तो फ्रॉड, मतलब धोखा। होप सो आपको बहुत जगह धोखा मिला होगा लाइफ में। मैं उस टाइप की नहीं, किसी और टाइप की बात कर रहा हूँ। नहीं मिला तो आगे मिला होगा, कोई बात नहीं। तो फ्रॉड मतलब धोखा। आप लोगों के साथ बहुत बार धोखा हुआ होगा। धोखा इन द सेंस किसी ने आपको टोपी पहनाई हो, आप अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों में इसे यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट कॉमन इसको बोलते हैं फ्रॉड। तो फ्रॉड में क्या होता है कि मैंने किसी को कुछ बोल के कुछ और कर लिया। लाइक वाइज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे को पार्टनर है सुदेश सर, मैंने उनको कार बेच दी। मैंने कार के अंदर बोल दिया सर ये कार ले लो, बहुत अच्छी चलती है, पर मुझे पता है कार के अंदर इंजन ही नहीं है। मैंने उनको ये बात बोली नहीं कि कार के अंदर इंजन ही नहीं है। मैंने कार दे दी, सुदेश सर ने कार ले ली। उसके बाद में जब वो कार चलाने को गए तो उन्होंने देखा अरे कार के अंदर तो इंजन ही नहीं है। तो फिर वो मेरे पास आएंगे और मुझे बोलेंगे यार तुमने तो ऐसा किया। मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं चलता, अब आपने ले लिया तो ले लिया। तो वो बोलेंगे आपने मुझे बोला था, तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा। तो वो मुझे बोल सकते हैं कि आपने मेरे साथ में फ्रॉड किया है। समझ रहे हो? मतलब जो बात मेरे को पता है फिर भी मैं सामने वाले को नहीं बता रहा हूँ, तो उससे मैं कर रहा हूँ कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे आप नीचे आना चालू कीजिए।
फ्री कंसेंट आप देखोगे उसके बाद में कोर्जन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सेक्शन लर्न करना जरूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लर्न करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम लोग फाइनल्स तक पहुंच गए लेकिन हम सेक्शन लर्न नहीं करते हैं, लेकिन अगर लर्न करोगे तो आपको बेनिफिट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि लर्न नहीं किया तो आपको 0 मिल जाएगा, आप आंसर काट देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए, आप वो पढ़ लोगे, कुछ खास चीज़ नहीं है। हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जो सामने वाले को अपन कंट्रोल कर सकते हैं उसे कहता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, माँ बेटा, सॉर्ट ऑफ ऐसे। मेंटल डिस्ट्रेस हो गया, अनकॉन्शियस बार्गेन्स, अनड्यू एडवांटेज, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ये लोग आप लोग पढ़ लोगे। फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ना, फ्रॉड की डेफिनेशन सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, पेपर में बहुत चांसेस आने की कि व्हाट इज मीन बाय फ्रॉड। आप देखो ये आप टेक्निक लर्न करोगे तो इसके अंदर एक लाइन से दिया है 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है, 20, 21, 22 सेक्शन। उसके अंदर क्या है? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। राइट? देखो इसके अंदर एक फ्रॉड का एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने घोड़ा बेचा पर मुझे पता है कि वो घोड़ा पागल है, फिर भी मैंने उसे बेच दिया, तो ये तो गलत बात हुई ना, तुम ऐसे चूना तो नहीं लगा सकते ना। अब आगे बढ़ोगे धीरे 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 धीरे। हाँ, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। अब क्या कर सकते हैं? तो मैं सामने वाले पे केस कर सकता, उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता, मेरे को डैमेजेस नहीं होना तो मैं उससे परफॉर्मेंस भी क्लेम कर सकता, साथ में और डैमेजेस मांग सकता। तो ऐसे अलग अलग रेमेडीज है, वो आपको रेमेडीज में पढ़ने को मिलेगा कि क्या क्या रेमेडीज होती है इनकेस अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या फिर अगर फ्रॉड में होता है। हाँ, एक और पॉइंट, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अगर मैं चुपचाप बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्टेंस मतलब फ्रॉड हो रहा है। किसी ने अगर मुझे पूछा ही नहीं और मैंने बताया ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे साथ में फ्रॉड किया है। अगर मैंने किसी को कोई चीज़ भेजी, मैंने समझो किसी को पेन भेजा, उसके अंदर रिफिल है ही नहीं, सामने वाले ने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं, बाद में वो घर जाके आया, उसने देखा रिफिल नहीं है, वापस मेरे पास में बोले सर आपने मेरे साथ में फ्रॉड किया, आपने बताया नहीं। मैंने बोला ये भी नहीं बताया कि मैंने उसके अंदर रिफिल है, देखो मैंने ये बताया नहीं उसके अंदर रिफिल है, तो इसका मतलब ये हो रहा है क्या कि मैंने आपको ऐसा बोला मतलब हो गई। तो सीधा सिंपल मीनिंग यही है कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, सामने वाले ने भी कुछ पूछा नहीं, तो मियर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो सेक्शन 18 पे आ जाओ, मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? बहुत से लोग फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आज आपको एक छोटी सी टेक्निक देता हूँ दूर करने की। देखो फ्रॉड मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर मुझे पता हो रहा है कि मैं सामने वाले के साथ में फ्रॉड कर रहा हूँ। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मुझे नहीं पता होता कि मैं सामने वाले के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, फ्रॉड में मैंने बताया कि मुझे पता है कि कार में इंजन है, घोड़ा पागल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ है, जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मुझे सुनने में आया कि मेरे ऑफिस में एक पर्सन है जिसका नाम है प्रणय को प्रमोशन मिलने वाला है। पर प्रणय को प्रमोशन मिलने वाला, मैंने ये बात प्रणय को बताई, मुझे कहीं से तो भी सुनने को आया, मैंने ये बात प्रणय को बताई, सबको बता दिया ऑफिस में, प्रणय खुश हो गया, सबको पार्टी दिया। बाद में सर्कुलर निकला कि प्रणय को प्रमोशन नहीं मिला, तो प्रणय मुझे बोल सकता है कि सर आपने फ्रॉड किया। मैंने बोल दूंगा कि यार मुझे तो पता था, मुझे तो ऐसा सुनने में आया। तो सिंपल चीज, मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मुझे नहीं पता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है या सही है, बस मुझे जो पास ऑन हो रही है मैं बता रहा हूँ। मतलब फ्रॉड में मुझे पता है कि ये घोड़ा पागल है, इसे बेचना गलत है, पर फिर भी मैं घोड़े को बेच रहा हूँ। सेम केस मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, मुझे बस सुनने में आ रहा है, मुझे ये बात सही लग रही है, पर इसीलिए मैं वो बात आगे पास ऑन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं बस एक न्यूज आगे पास ऑन कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो वो न्यूज भले हो सकता है गलत हो गई हो, तो वो बाद में आगे की बात, अगर वो न्यूज गलत हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन, आपने मुझे मिसरिप्रेजेंट किया। समझे? तो आप देखोगे सेक्शन 18, उसके अंदर आपको डिटेल में दी हुई है प्रोविजंस वगैरह। आप लोग, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर प्रोविजन वैसे के वैसे ही लिखना है क्या? तो यस, प्रोविजन मोस्टली सेम अक्षरों में आती है, क्योंकि लॉ हमेशा कॉमन रहता है, तो हमें लैंग्वेज का बहुत इशू होता है, तो लैंग्वेज हमें जैसा है वैसे ही रखना पड़ेगा। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी अब क्या करें, लिया है करना पड़ेगा। देखो कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन दी है। देखो कोर्जन में सबसे पहला आप देखोगे तो लिखा है डिफरेंस में नेचर ऑफ एक्शन, इसमें फोर्स और थ्रेट, धक्का मुक्की,
इसमें मेंटल प्रेशर, सामने वाले को दिमाग से तकलीफ देना। तो मेरे को लगता होगा आप लोग बहुत करते होंगे अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर्स के साथ। फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन, देखो नॉलेज ऑफ ट्रूथ, सेकंड पॉइंट देखोगे आप फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू। फ्रॉड में उसे पता होता है कि ये बात गलत है। मिसरिप्रेजेंटेशन में द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव इट इज टू बी नॉट ट्रू, सॉरी द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव इट टू बी ट्रू ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। सामने वाला पर्सन बोलता है कि भाई ये सच है, भले ही पर वो बात गलत, उसे पता नहीं होती। आगे 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 आप डैमेजेस कैसे क्लेम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेगा, सब आगे की बात। सेक्शन 19 सब आगे मिसरिप्रेजेंटेशन के आपको एग्जांपल दिए। अब इसके अंदर का लास्ट पार्ट है मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक बोले तो क्या, गलती। गलती तो जीवन में सबसे होती है, आपसे, कुछ मेरे से, कुछ सबसे, कुछ बाकी वालों से, कुछ उसके ऊपर वालों से। तो मिस्टेक के अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब क्या होता है कि केस करते टाइम पे हम लोग एक मिस्टेक है, हमारे पास में रेमेडी है कि हम क्लेम कर सकते हैं कि सर मेरे से गलती हो गई थी। तो कौन सी चीज़ में अपन क्लेम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ में आप देखोगे चार्ट में मिस्टेक के, तो सबसे पहली चीज़ दी है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में दो टाइप है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इसका मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। समझो हमारे इंडिया में आपका एक फेवरेट सेलिब्रिटी आ रहा है, क्रिस हेम्सवर्थ। क्रिस हेम्सवर्थ तो कौन है, थॉर, आप लोग जानते ही होंगे उसे बहुत अच्छे से। तो थॉर हमारे इंडिया में आ रहा है, उसने आया और हमारे रास्ते पे बैठ गया और आके ड्रग्स पीना चालू कर दिया, ड्रग्स लेना चालू कर दिया। तो पुलिस आई, पुलिस बोली सर ये तो चलता नहीं। तो ये बोले, थॉर ने बोला ये मेरे कंट्री में तो चलता है, मेरे कंट्री में आप कहीं पे ड्रग्स ले सकते हैं। पुलिस ने बोला कि नहीं सर आप इधर नहीं ले सकते, तो ये चलेगा क्या। तो क्रिस बोला सर सॉरी मेरे से गलती हो गई, तो ये मेरी मिस्टेक है, आप मुझे माफ़ कर दो। तो ये मिस्टेक चलेगी क्या, जी नहीं चलेगी। देखो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप जो कंट्री में जा रहे हो इट इज़ मैंडेटरी टू नो वहाँ के लॉस क्या है। तो आप इंडिया में आ रहे हो तो ऐसा मतलब नहीं कि आप कहीं भी पी के ड्रग्स पी सकते हो, भले ही वो आपकी कंट्री में वैलिड हो गए पर यहाँ आके वो वैलिड नहीं रहेंगे। इसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। अब आगे आप देखोगे चार्ट के अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इसका मतलब क्या होता है कि भाई गलती हो गई, कोई फैक्ट्स को लेकर हमारी गलती हो गई कि हमने कुछ और बोलना था, कुछ और हो गया। मैं कुछ चीज़ करना चाहता था पर मेरा इंटेंशन नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये चीज़ आप प्लीड कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आपको कोर्ट कुछ ना कुछ रिलीफ ग्रांट कर सकती है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ के बेसिस पे नहीं कर सकती है। इट इज़ अज्यूम्ड कि आपको मिस्टेक ऑफ लॉ जो आप कंट्री में जा रहे होगे वो कंट्री का लॉ आपको पता होगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर में आप कोई भी कंट्री में जाओ तो वहाँ के बेसिक्स लॉ आपको पता होना चाहिए, वरना आप भी पता नहीं कल को अंदर मिलेंगे मुझे और फोन करेंगे कि सर मुझे निकाल दो। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टी की मिस्टेक है। देखिए आप वो सेक्शन रेफर कर लो, उसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह है और दोनों टाइप के बारे में बताया। बस इतना आपको पढ़ना है। अब आगे एग्जांपल्स वगैरह आप देख रहे होगे, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये छोटा मोटा पार्ट है। हाँ अब ये आप देखोगे पेज नंबर 1.51 में पहला पॉइंट, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इसका मतलब क्या कि भाई कोई कंसिडरेशन गवर्नमेंट ने जब मना करके रखा है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट चलेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कोई भी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, इसका मतलब कि भाई कोई लॉ को हानि हो रही है, उससे कुछ डैमेज हो रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है। व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, ऑब्वियसली फ्रॉड रहा तो वॉइड ही होगा। आगे इमोरल वगैरह 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 सबके एग्जांपल्स आप देख लोगे। व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या, जनरल पब्लिक के अगेंस्ट है। अब जैसे मैं किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ या अपन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते, इसके वजह मैं कंसिडरेशन क्या दूंगा तुझे, मैं इसको मार दूंगा, अरे ऐसा थोड़ी चलेगा, ये तो वैलिड नहीं हुआ ना, ये तो वॉइड हुआ। तो दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक के अपोज में। आगे 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 एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इसके थोड़े थोड़े एग्जांपल दिए। ट्रेड विथ एनिमी,
जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया चाइना की वॉर चल रही है और उसकी बीच अगर आप चाइना के साथ में एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये चलता नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। हाँ, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, पर मैं आपको बताता हूँ इसका सिंपल में शॉर्ट मीनिंग क्या होता है कि आप मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दो, इसके बदले मैं आपके अगेंस्ट केस इंटर नहीं करूँगा या प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट नहीं ला दूंगा या आपके अगेंस्ट कोई भी टाइप का केस में इनिशिएट नहीं करूँगा। ये चलता है क्या? ये नहीं चलता है, ये जस्टिस के अगेंस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन ये भी एक एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। आगे मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। शैम्पर्टी मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि यार तू ये मैं तेरे को ये केस में पैसा देता हूँ, तू ये केस कर ले और इसके बदले में जो भी अपने को मिलेगा वो चले, उसको अपन बांट लेंगे। मतलब कोई थर्ड पर्सन आके आपको मदद कर रहा है और बोल रहा है कि केस लड़ो और इसके बदले में आपको जो भी कंसिडरेशन मिलेगा वो अपन बांट लेंगे। ये चलता है क्या? ये चलता है अनटिल अनलेस ये कोई गुड रीजन के कारण हो, गुड फेथ में हो। अगर ये बैड फेथ में हो तो ये नहीं चलता है। गुड फेथ को अपन लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं बोनाफाइड और बैड फेथ को अपन बोलते हैं मालाफाइड। तो अगर ये बोनाफाइड इंटेंशंस है तो शैम्पर्टी चलता है, वरना नहीं चलता है। चलो आगे 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 ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफेंसेस, एग्रीमेंट क्रिएटिंग मोनोपोलीज। मोनोपोलीज मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ आप ही बेचने वाले हो और कोई बेचने वाला नहीं है, आप सबको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो कि यार कोई नहीं बेचूंगा, सिर्फ मैं बेचूंगा। ऐसा नहीं चलता है। मोनोपोली क्रिएट करना गलत बात है। इसके लिए एक स्पेशल एक्ट होता है, कॉम्पिटिशन एक्ट, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, जो मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट करने को बैन करता है। आगे चलते हैं। मोनोपोली कुछ चीज़ों में अलाउड होती है, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट की चीज़ें होती है, बाकी कहीं चीज़ें अलाउड नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल मोनोपोली कहाँ अलाउड है? डिफेंस। डिफेंस सिर्फ इंडिया का, डिफेंस सिर्फ गवर्नमेंट ही संभाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं संभाल सकते। आगे बढ़े। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। यार मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट बहुत ही गलत हो गया। देखो आपके हिसाब से कुछ लड़के बोलेंगे कि ये सही है कि जिनके माँ बाप बचपन में शादी तय करवा देते हैं कि चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ कि हमारे बच्चे आगे जाके मैरिज कर लेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता है। भले ही आपके दिल में बहुत इच्छा है लड़कों कि ऐसा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, पर ऐसा नहीं चलता। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। यार कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है। जैसे मैंने बताया था, तू मेरा ये काम कर दे, मैं इसको ठोक दूंगा, इसको मार दूंगा, है? नहीं चलता है। देखो आप आगे जाओगे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ने ये सब एग्रीमेंट्स पहले ही वॉइड डिक्लेयर करके, पेज नंबर 1.54 आप उस पर देखोगे तो गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हुए हैं कि ये पहले से ही वॉइड एग्रीमेंट्स है, ये में एंटर करना नहीं चलेगा। कौन से एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ मैरिज। डिस्टेंट ऑफ मैरिज मतलब हम लोगों ने एग्रीमेंट किया कि यार इसकी शादी उसके साथ होने नहीं देंगे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सेंस नहीं बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नहीं चलता। एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि यार तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तू इसके बाद में तू ये चीज़ बिजनेस नहीं करेगा, ये नहीं चलता है अनटिल अनलेस इसके कुछ एक्सेप्शंस है। कैसे एक्सेप्शंस? अगर मैं किसी के सर्विस पे हूँ, वो पीरियड में अगर वो मेरे से एग्रीमेंट करा रहा है कि आप जब तक मेरे यहाँ सर्विस पे हो तब तक आप किसी और के साथ सर्विस पे नहीं कर सकते, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। उसके अलावा अगर आप गुडविल वगैरह के लिए कर रहे हो तो ये एग्रीमेंट भी वैलिड है कि हम सर, जैसे एग्जांपल मैं आपको मैकडी का गुडविल दे रहा हूँ, मेरे पास मैकडी का गुडविल है, मैं मैकडी का ओनर हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ और आप मैकडी चला रहे हो, उसी के साथ में आप बोल रहे हो कि मैं किसी और का लेता हूँ, मैं डोमिनोज का भी गुडविल देता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा जब तक आपके पास मैकडी है, आप किसी और के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ये एक रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो गया। इसके अलावा आप कुछ कंपनीज में जाओगे या कुछ पेटेंट्स वाले जॉब में जाओगे तो वो आपसे क्या कराते हैं, साइन करवा के लेते हैं कि जैसे आप जॉब छोड़ रहे हो उसके बाद 3 साल तक आप कहीं जॉब नहीं कर सकते। ये जो एग्रीमेंट है ये भी वैलिड है। ये क्यों वैलिड है? क्योंकि वो लोग अपना पेटेंट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपना ब्रांड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। इसके अलावा जो भी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब इनवैलिड होते हैं। चलो इसके आपको एग्जांपल जो होगी सेक्शन 27 नीचे आप देखोगे, एग्जांपल 1 2 3। थर्ड पॉइंट आप देखोगे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब यार अपन मैं एग्रीमेंट करता हूँ, इसके अंदर मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूँगा, ये चलता है क्या? ये भी नहीं चलता है, एक्सप्रेसली मना किए हुआ है। उसके अलावा एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। इसका मतलब मैं कोई भी एग्रीमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, यार तेरा मेरा ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तुझे बेचूंगा। अरे क्या बेचूंगा, कौन बेचूंगा, किसको बेचूंगा, कितना बेचूंगा, वो भी प्रोवाइड करना पड़ता है ना। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये भी वॉइड है, ये भी नहीं चलेगी। आगे देखते हैं। लास्ट एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट।
वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब क्या? सीधी सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। वेजरिंग बोले तो सट्टा। सट्टा इंडिया में लीगल है क्या? जी नहीं। सट्टा आप लोग चाहते हो कि इंडिया में लीगल हो, पर इंडिया में लीगल नहीं है। सट्टा खेलना मना ही है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कल मैच है CSK वर्सेस मुंबई, और उसके अंदर मैंने सट्टा लगाया कि यार CSK जीतेगी, ये मेरे 1 लाख रुपए, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी के साथ किया है और कल को जाके वो पेमेंट मेरे को नहीं दे रहा है, तो इसके बेसिस पर मैं कर नहीं सकता उसके अगेंस्ट केस। क्यों? क्योंकि वेजरिंग इज इलीगल इन इंडिया अनटिल अनलेस उसका एक एक्सेप्शन है। क्या है आप देखोगे? हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग में एक बहुत ही अजीब सी बात बताई है, मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन 5000 के नीचे जो भी हॉर्स रेसिंग के अगर कोई वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो इलीगल है। 5000 के ऊपर जो भी हो रहा है वो लीगल है। तो हॉर्स रेसिंग या हॉर्स बैटिंग ये अकेली चीज है इंडिया में जिसके ऊपर वेजरिंग अलाउड है। आप बहुत से मूवीज में देखते होगे कि वो लोग हॉर्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जॉकीज के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसके बेसिस आप इंडिया में चालू कर सकते हो। उसके अलावा लॉटरी ट्रांजैक्शन, लॉटरी भी इंडिया में अलाउड नहीं है। इनकेस आपको लॉटरी लग रही है, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। क्रॉसवर्ड पजल्स, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह। अब इसके अलावा जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो वेजरिंग के तरीके ही है, मतलब वेजरिंग की जैसे ही है पर वेजर नहीं है और जो वॉइड नहीं है, जैसे आप देखोगे चिट फंड। चिट फंड बिजनेस आपकी बहुत प्यारी फेवरेट मूवी होगी फिर हेरा फेरी, उसके अंदर लक्ष्मी चिट फंड करके एक कंपनी होती है। इसके अंदर क्या 25 दिन में पैसा डबल, तो ये जो डबल है ये वैलिड है। भले ये चलता नहीं है फिर भी ये चीज चलती है। चिट फंड इज वैलिड। ऐसी बहुत सारी चिट फंड कंपनीज इंडिया में होती है। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट के ऊपर भी जो आप स्पेकुलेटिव कर सकते हो, डेरिवेटिव जो होते हैं वो सब चलता है। आप लोग ये पढ़ोगे आगे जाके, स्पेकुलेशन शेयर मार्केट के अंदर चलता है। गेम्स ऑफ स्किल, एथलेटिक कंपटीशन, ये भी चलता है इंटेलिजेंस के ऊपर वगैरह वगैरह। अब एक सिमिलर चीज आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इसमें भी क्या है, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग, कि अगर कुछ होगा तो पैसा मिलेगा। इसकी डेफिनेशन अपन बोलते हैं कि डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर वेजर भी तो वैसी है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी तो वैसी है कि जो इवेंट अगर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता। तो मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताता हूँ। एक बहुत ही ईजी डिफरेंस है, इसके बेसिस पे आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वेजर में क्या होता है, किसी एक ना एक पार्टी को 100% फायदा हो रहा है। मतलब अगर मैं मैच लगा रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ में, मैं बैट लगा रहा हूँ, तो अगर मैं जीत रहा हूँ तो इसमें मेरा फायदा, वो जीत रहा है तो उसका फायदा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, मैं प्रीमियम भर रहा हूँ, मेरा पैसा जा ही रहा है, कल को जाके अगर मेरे को कोई लॉस हो रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो कंपनी मुझे पैसे दे रही है, कंपनी का कुछ फायदा हो रहा है क्या? नहीं। मुझे पैसे मिल रहे हैं, किस बात के पैसे मिल रहे हैं? जो मेरा लॉस हुआ वो मेरा कवर हो रहा है, इसमें कुछ मेरा प्रॉफिट हो रहा है क्या? नहीं। तो ये भी चलता है क्या? ये भी अगर उसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें मेरे को कुछ गेन हुआ क्या? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में बस एक ही बात ध्यान रखिए, यहाँ किसी को गेन नहीं हो रहा है, बस लॉस कवर हो रहा है और एक जन मनी प्रोवाइड कर रहा है। वेजर में एक का लॉस हो रहा है, एक का प्रॉफिट होना जरूरी है। तो ये डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस, कि वेजर में किसी ना किसी का प्रॉफिट होता है, इंडेमनिटी में किसी का प्रॉफिट नहीं होता है। आप देखोगे तो डिस्टिंक्शन पूरे अच्छे से बना के दिया है। ये डिस्टिंक्शन लर्न कर लेना, बहुत से चांसेस है कि इसके आने के पेपर के अंदर। तो देखोगे आज का अपन लेक्चर यही हो कर रहे हैं बंद। इसके अंदर आज अपन ने क्या क्या देखा, फ्री कंसेंट क्या क्या हो सकता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए, कौन से उसके टाइप्स है, कौन से उसके एक्सेप्शंस है, आज ये हमने सब डिस्कस किया। तो गाइस एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जैसे बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है कि ये चैनल पर्टिकुलरली किसके लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आप 8, 9, 10 के हो, 11, 12 के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, इंजीनियरिंग फील्ड के हो या कोई भी मेडिकल अदर फील्ड के हो, ये चैनल आप सबके लिए है। आप बस हमें अपना क्वेरी मैसेज कीजिए और हम आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करके देंगे। इसके अलावा किसी को अगर हमारे इनिशिएटिव में पार्ट बनना है तो वो भी बस हमें एक मैसेज कीजिए, भले ही आप किसी भी फील्ड के हो, हम आपको एक इनिशिएटिव का पार्ट बनाएंगे और उसके अलावा जो भी क्वेरीज है आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप वो क्वेरी सॉल्व कर सको। सो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आओ।